इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परीक्षा में आए हुए हिंदी के 10 प्रश्नों को, साथ में उनके आंसर से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी साथ में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द अम्लीय का पर्यायवाची नहीं है? पीयूष, सुधा, कृषाणु, जीवनोदक। तो जो अम्लीय है ये किसका पर्यायवाची है? ये अम्लीय जो है अमृत का पर्यायवाची है। तो अमृत के पर्यायवाची इसमें से कौन कौन से हैं? पीयूष भी है, सुधा भी है, जीवनोदक भी है। कृषाणु नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषाणु। कृषाणु जो है अम्लीय का या फिर अमृत का पर्यायवाची नहीं है। कृषाणु किसका पर्यायवाची है? कृषाणु जो है अग्नि का पर्यायवाची है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अमृत। अमृत के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? पीयूष, सुधा, अमीय, अमी, सुरभोग और जीवनोदक। और अग्नि, अग्नि के जो पर्यायवाची हैं वो क्या क्या हैं? अनल, आग, पावक, ज्वाला, कृषाणु, वैश्वानर, दहन, हुतासन, हुतबुक, जातवेद, सिखी, अरुण, धनंजय। उसके बाद में चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है, क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, कृत प्रत्यय, ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कृत प्रत्यय। धातु या क्रिया के अंत में जो लगाए जाने वाले प्रत्यय होते हैं उनको कृत प्रत्यय बोलते हैं। तो चलो अब इनकी देखते हैं परिभाषा और इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट। कृत प्रत्यय होते हैं जो प्रत्यय धातु या क्रिया के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें बोलते हैं कृत प्रत्यय। और कृत प्रत्यय से जो शब्द बनता है उनको क्या बोलते हैं? कृदंत। और कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? कर्तवाचक प्रत्यय, कर्मवाचक प्रत्यय, कारकवाचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय और क्रियावाचक प्रत्यय। उसके बाद में तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्ययों से जो बने शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तद्धितांत। जैसे धन शब्द है, वान प्रत्यय है, इससे बना धनवान, तो धनवान क्या हो गया? तद्धितांत। और तद्धितांत प्रत्यय जो है 6 प्रकार के होते हैं। कर्तवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, अपत्यवाचक, उन्तावाचक और स्त्रीवाचक। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, किस समास के जो है सभी पद प्रधान होते हैं? अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। तो अब इनसे पढ़ते हैं इन समास, सब समास की परिभाषा जो है वो देखते हैं आगे की स्लाइड में। अव्ययभावी जो समास है, जिस समास में पहला पद या पूर्व पद प्रधान हो वह अवयव और साथ में अवयव भी हो तो वो क्या है? अवयवभावी समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद जो है अप्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसके बाद में बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों पद हो और दोनों में से कोई भी प्रधान न हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करे उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसके बाद में अगला है द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विलोम होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। निम्नलिखित में से आजीविका का शुद्ध रूप है? अजीविका, अजीविका, आजीविका और आजीविका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आजीविका। इसमें कुछ बताने का है नहीं। उसके बाद में चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? घनश्याम की 5 दरिया या 1 कंबल बिकेगा। घनश्याम की 5 दरिया या 1 कंबल बिकेंगे। घनश्याम का 1 कंबल या 5 दरिया बिकेगी और घनश्याम की 5 दरिया या 5 कंबल बिकेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ये जो है वाक्य है ये अशुद्ध है। उसके बाद में चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। इसमें मुहावरों को बताना है। पहला है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। कलम तोड़ना, खेत रहना या आना, चांद पर थूकना, कलेजा ठंडा होना। जिसमें कलम तोड़ना जो है इसका मतलब हो जाएगा बढ़िया लिखना, चांद पर थूकना इसका हो जाएगा सम्मानीय के साथ सम्मानीय का अनादर करना, और कलेजा ठंडा होना इसका हो जाएगा संतोष होना। तो ये खेत पर
खेत रहना या बच आना बच गया वीरगति। तो पहले कलम तोड़ना था 3, तो 3 किस में है, तो इसमें और इसमें है, तो ये दोनों तो हट जाएंगे। उसके बाद में है चांद पर थूकना सी में आएगा, सी में आएगा सम्मानीय का अनादर करना, तो सी में जो है दो लिखा है इसी में, तो ये हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन डी। उसके बाद में चलते हैं प्रश्न नंबर 7। निम्न में से किस नियम के अंतर्गत हिंदी के परगामी प्रयोग को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से पूरे भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया? राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम 1967, राजभाषा अधिनियम 1973 और राजभाषा अधिनियम 1976। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजभाषा अधिनियम 1976। राजभाषा अधिनियम 1976 है, उसमें क्या किया गया, हिंदी प्रयोग की दृष्टि से राज्यों को 3 भागों में बांटा गया और ये भारत के राजपत्र में 17 जुलाई 1976 को प्रकाशित किया गया। 1963 में राजभाषा अधिनियम अधिनियमित किया गया, 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए और 1976 में ही संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। उसके बाद में अगला है कार्यालय जो ज्ञापन होता है उसकी शैली जो है किस शैली में लिखा जाता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, प्रथम पुरुष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जो कार्यालय ज्ञापन है या फिर ज्ञापन है वो अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। जो कार्यालय ज्ञापन होता है उसकी शैली होती है अन्य पुरुष और इसमें सबसे ऊपर जो क्या लिखी जाती है, संख्या, और इसमें प्रेषक के हस्ताक्षर होते हैं और पद का नाम होता है और इसमें महोदय या फिर और बहुवदीय जो शब्द है इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके बाद में है प्रश्न नंबर 9। जब एक ही स्वर के ह्रस्व या दीर्घ रूप जो है साथ साथ आए तो दोनों स्वरों के स्थान पे कौन सा स्वर हो जाता है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, अर्ध स्वर और पूर्ण स्वर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दीर्घ स्वर। अगर ह्रस्व स्वर और दीर्घ रूप जो है एक ही स्वर के साथ साथ आ जाए तो उसके स्थान पे दीर्घ स्वर जो है उसका यूज होगा। उसके बाद में देखते हैं आगे, स्वर जो है जब एक ही स्वर के ह्रस्व और दीर्घ रूप एक साथ आ जाए तो दोनों स्वरों के स्थान पे दीर्घ स्वर हो जाता है। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जा सके उसको बोलते हैं स्वर। और उसके बाद में स्वरों का उच्चारण करते समय वायु मुख से बिना किसी रुकावट के निकलती है। उसके बाद में है कि स्वर जो है कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं, ए, आ, ई, उ, और ये ऋषि वाला ये जो अशुद्ध होता है ए, ओ और ये औ। 11 जो है स्वर होते हैं जिसमें से स्वर भी जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर जो है 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जो है 4 ही होते हैं, ए, ई, उ और ये ऋषि वाला। और दीर्घ स्वर जो है आ, ई, उ, ए, ओ और औ, ये इतने सारे जो है दीर्घ स्वर होते हैं और ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं। तो ये बच गए, ये 7 जो है ये दीर्घ स्वर होते हैं। उसके बाद में निम्नलिखित में से पित्रादेश जो है उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? पित्र प्लस आदेश, पित्रा प्लस देश, पित्र प्लस आदेश और पिता प्लस आदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पित्र प्लस आदेश। और ये किस संधि का उदाहरण है? यण संधि का। तो यण संधि से रिलेटेड और एग्जाम्पल देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पित्र अनुमति का संधि विच्छेद कैसे होगा? पित्र प्लस अनुमति। पित्राज्ञा का कैसे होगा? पित्र प्लस आज्ञा। मात्राज्ञा का कैसे होगा? मात्र प्लस आज्ञा। मात्रानंद का कैसे होगा? मात्र प्लस आनंद। मातृच्छा का कैसे होगा? मात्र प्लस इच्छा। पितृच्छा का कैसे होगा? पितर प्लस इच्छा। और पितृपदेश का कैसे होगा? पितर प्लस उपदेश।